नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश एक व्यक्ति ने अपने सिविल स्कोर के आधार पर लोन रिजेक्ट किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन मंजूर हुआ था। हालांकि अंतिम चरण में बैंक ने यह कहते हुए लोन का वितरण रोक दिया कि याचिकाकर्ता का सिविल स्कोर मानकों से कम है। याचिकाकर्ता का कहना है कि योजना में सिविल स्कोर की अनिवार्यता का कहीं उल्लेख नहीं है और बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें अन्यायपूर्ण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोन वितरण के बदले में रिश्वत मांगी गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले की जांच करने और लोन वितरण का निर्देश देने की गुहार लगाई। दूसरी ओर बैंक ने अपनी दलील में कहा कि सिविल स्कोर का मूल्यांकन उनके दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लोन मंजूरी और वितरण में बैंक की स्वायत्तता को कोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए उचित मंच पर शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया है और कहा है कि बैंक के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मामले में अंतिम निर्णय आने की प्रतीक्षा है। भोपाल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 8 नए पुलिस थाने खोलने का फैसला किया है। इसके तहत महाकाल लोक उज्जैन में एक नया थाना और बागेश्वर धाम छतरपुर में एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी। भोपाल, उज्जैन और सीधी सहित अन्य जिलों में नए थाने खोले जाएंगे। कई पुलिस चौकियों को अपग्रेड कर थाने में बदला जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। महाकाल लोक में बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक नया थाना बनाया जाएगा। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष चौकी की स्थापना की जाएगी। इन नए थानों और चौकी के जरिए प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। दमोह, मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल आज दमोह जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनका दौरा कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे स्थानीय कृषि उपज मंडी सागर नाका दमोह में होगी, जहां वे एक जिला एक उत्पाद और आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान मेले में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह 1:30 बजे ग्राम नरसिंहगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। नरसिंहगढ़ में दोपहर 2 बजे मंत्री पटेल पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह, जिला स्तरीय पशु उपचार शिविर, कार्यशाला और गौवत्स प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इसके बाद वह क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे और रात्रि विश्राम दमोह में करेंगे। दमोह, मध्य प्रदेश जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि राजस्व अधिकारी फील्ड में जाकर फसलों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नुकसान का सही आकलन करके प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी क्षति का उचित मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिले में मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का वैसे भी था ही इन 2-3 दिनों के अंदर, और आज पथरिया क्षेत्र में, बटियागढ़ क्षेत्र में, पटेरा क्षेत्र में, हटा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। और जैसे ही इसकी सूचना दोपहर बाद मिली थी, हमारे राजस्व अधिकारी जो है फील्ड पर निकल गए थे इसके लिए, और इसका पूरा आकलन किया जा रहा है। और अभी मेरे पास थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी इसकी,
और फिर उसके बाद नुकसानी का आकलन करके यदि मान लीजिए किसी का नुकसान हुआ है तो उस पर हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रिय किसान बंधु, मेरी विधानसभा के साथ साथ दमोह जिले के पटेरा और हटा विकास खंड में और बाकी जगह जहाँ वृष्टि हुई है। इस साल बहुत अच्छी फसलें थी, लेकिन अंतिम समय में जब फसल कटने वाली है तब ओलावृष्टि के कारण किसानों का नुकसान हुआ, जो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक भी है। ये किसी के बस में नहीं है कि ओले रुक सके, परंतु मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि सर्वे कराकर आकलन करें और जो आकलन में नुकसानी आए उसके हिसाब से आरबीसी 6(4) के तहत जो भी बनता है उस हिसाब से किसानों के साथ किसानों को दिया जाए। भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी जितना सरकार कर पाएगी तो निश्चित रूप से करेगी। मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके साथ खड़ा हूं और चूंकि मैं विधानसभा सत्र में भोपाल में हूं, अभी आपके बीच नहीं आ पाया, कल सुबह आकर के आप सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। दमोह जिले के हटा अनुभाग के पटेरा, कुंडलपुर और बनगाम क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद प्रशासनिक अमला तुरंत सक्रिय हो गया। अनुविभागीय अधिकारी राकेश मरकाम, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी और पटेरा तहसीलदार राजेश सोनी ने अपनी टीम के साथ राजाबंदी, कुंवरपुर, छेबला दुबे और बिला खुर्द गांवों का दौरा किया। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रशासनिक टीम ने किसानों को शासन से यथासंभव मदद का भरोसा दिया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6(4) के तहत मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी। प्रभावित गांवों में सर्वेक्षण कार्य जारी है। हटा दमोह जिले की हटा तहसील में लंबे समय से बंद पड़ी कृषि उपज मंडी को जनप्रतिनिधियों और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राकेश सिंह मरकाम के अथक प्रयासों से शुक्रवार को पुनः चालू कर दिया गया। मंडी में डाक व्यवस्था के माध्यम से किसानों की उपज का विक्रय किया गया, जिसमें पहले दिन ही बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। प्रारंभिक दिन में 396 क्विंटल उपज की डाक हुई, जिसमें 232 क्विंटल चना, 138 क्विंटल मटर, 10 क्विंटल मसूर के साथ गेहूं, सरसों और सोयाबीन की फसलें शामिल थीं। हाल ही में कलेक्टर सुधीर कोचर के हटा प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने मंडी पुनः चालू करने की मांग रखी थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने व्यापारियों और किसान संगठनों के साथ लगातार बैठकें कर इस दिशा में काम किया। मंडी सचिव सीएल सौर और उनके सहयोगियों ने किसानों को प्रेरित किया और उनके साथ सहयोग करते हुए मंडी को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस कदम को किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में वकीलों के दो गुट आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए इसका समर्थन कर रहा है, वहीं बार एसोसिएशन का दूसरा पक्ष इसे अवैधानिक प्रक्रिया बताकर विरोध कर रहा है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मौके पर जाकर गड्ढे की खुदाई का काम रुकवा दिया और मजदूरों को वापस भेज दिया। बार एसोसिएशन का कहना है कि प्रतिमा स्थापना के लिए उच्च न्यायालय संघ बार काउंसिल को विश्वास में नहीं लिया गया और प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। दूसरी ओर समर्थक वकील दावा कर रहे हैं कि यह कार्य चीफ जस्टिस की सहमति से हो रहा है। समर्थकों ने इसे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।
जिसमें अब तक 1000 से अधिक वकीलों ने समर्थन जताया है। फिलहाल काम रोक दिया गया है और विवाद गहराता जा रहा है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में उच्च न्यायालय और प्रशासन क्या निर्णय लेते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति विवाद गहराता जा रहा है। बार एसोसिएशन ने मूर्ति लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरह मूर्ति लगवाने वाली एडवोकेट्स की टीम ने अनुमति के आधार पर मूर्ति लगवाने की बात कही है। कल हमारे बार के अधिकारियों ने बार ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ हमें यही समझ में नहीं आया, ना तो किसी हाईकोर्ट का आदेश है, ना चीफ जस्टिस का आदेश है, किसी के आदेश के बगैर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, गड्ढा खोद के मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो पता चला कि अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर की लग रही है, राम जी की लग रही है। सवाल ये है कि हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस में बिगर किसी अथॉरिटी के, बिगर किसी ऑर्डर के कोई मूर्ति लगना या उसमें खोदना, उसका डिस्टर्ब करना, वो किसकी अनुमति से हो रहा है, इस बात का विरोध है। दूसरा विरोध ये है कि क्यों अंबेडकर की लगे, ना जात है ना बात है, ये कोई मतलब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह रखा है कि कोई भी मूर्तियां इस तरह की कहीं स्थापित नहीं होना चाहिए, ना राम जी की हो, ना कृष्ण जी की हो, ना हनुमान जी की हो, ना अंबेडकर की हो, किसी की नहीं हो, तो क्यों लगाई जा रही है, किसके आदेश से, कौन खर्च इसका उठा रहा है, ये आज तक किसी को नहीं पता। मीडिया को भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता। हमने रजिस्ट्रार साहब से भी पूछा ये किसके आदेश से, वो कह रहे हैं साहब मुझे भी नहीं पता। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम पहले इसके चाहते हैं कि ये हमारे आदेश जो दिखाएं किसके आदेश से चल रहा है। हमने इंजीनियर से भी पूछा PWD के, वो कहता है साहब हमें भी नहीं पता किसके आदेश से हो रहा है। तो किसके आदेश से हो रहा है, इसलिए हमने आज काम रुकवा दिया है। अब काम तभी चलेगा जब हमें ये आदेश दिखाएं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ें। हम उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव किन्हीं लोगों द्वारा दिया गया, उस प्रक्रिया पर से कलेक्टर द्वारा मूर्ति लगाए जाने के लिए यहाँ एक गड्ढा खोद दिया, कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। और यह उच्च न्यायालय है, यहाँ नियम कायदा से काम होता है और नियम कायदा यहाँ पूरे वो अपने विश्व भर का देखते हैं, मतलब पूरे भारत का नियम में कोई गलती होती है उसको कौन देखता है, कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी नियम है, इस बिल्डिंग परिसर में कोई भी अगर कोई कुछ भी कार्यक्रम होगा, कोई भी निर्माण होगा, मूर्ति लगेगी, हटेगी, बनाएगी, कमरा बना, कुछ भी बनेगा, तो उसके लिए हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग है जिनमें जजेज हैं, 5 जजेज की कमेटी है। वो कमेटी इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में उसका बजट सेक्शन होता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद हमसे भी सहमति लेते हैं, पूछते हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद में एक काम होता है। यहाँ क्या हुआ, तत्काल तुरंत जाके हमारे एक फर्जी लेटर पर बार के द्वारा किसी ने 4-5 लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया। उसको बार का लेटर मानते हुए ये मूर्ति लगाने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा संचालित करेगी, जो कि टोटली इलीगल है, विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2016 का, उसमें भी उन्होंने कही है कि पब्लिक पैलेस पे कोई मूर्तियां ये लगाने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक जगह है और राजनीतिक एजेंडे के लिए न्यायालय जगह नहीं है। पब्लिक पैलेस पर रोडों पर मूर्ति किसी की भी लगा दी, वो अपने जिन लोगों को लगानी है वो अपने अपने जगह पर लगाएं, प्रस्तावित करें, पार्क बनाए, अपने अपनी जगह खरीदें। राजनीतिक पार्टियों का इशू है। न्यायालय परिसर में मेरा कुछ लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एक समस्या उसमें समझने में गलती करी है कि हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। जो भी जिस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है वो बाकी में महान होता है, और जो भी कोई आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, पूरे पुराने रहे हो, तो वो हमारे आदरणीय होते हैं और अनुकरणीय होते हैं। लेकिन हमारा उनका विरोध नहीं है। हमारा पूरा विरोध है कि प्रक्रिया का, कि प्रक्रिया से आप खेलो नहीं, और उस प्रक्रिया के पीछे बहुत कुछ कारण है। हम आई न्यायालय की गरिमा खराब होगी, इसलिए मैं उसको आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आगे जरूरत पड़ी तो मैं उसको ओपन करूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में मूर्ति नहीं, अम्बेडकर जी को बदनाम किया जा रहा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के नाम पे जो प्रक्रिया हुई है, जो कलेक्टर के जो हुई है, वो प्रक्रिया खराब है। वो इस पूरी हाईकोर्ट के जजेस की वैल्यू खराब करती है। वो प्रक्रिया का हमारा विरोध है, अगर न्याय सुरक्षित नहीं रहा तो आम आदमी को किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अभी हाल ही के दिनों में ग्वालियर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के एडवोकेटों के द्वारा संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उस ज्ञापन में ये मांग थी कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में उनके भव्य रूप से मूर्ति का प्रतिमा लगाया जाए। हाल ही अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्वारा उस मूर्ति का विरोध किया जा रहा है।
जबकि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहां तक कि जबलपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू न्यायालय में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का एक भव्य रूपी स्टेचू लगा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए एक हमें अच्छा संविधान दिया। उसके बावजूद अगर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन अगर हमारे बाहर के लोग करते हैं, कहीं न कहीं मानसिकता छोटी है। हम पूर्ण रूप से जो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक भव्य रूप की मूर्ति के लिए अनुमति दी है अपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में, उनका हम स्वागत करते, समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस निर्माण में किसी भी प्रकार की व्यवधान ना आए और भव्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगाया जाए। नई दिल्ली बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्षी सांसद टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी दी कि टी शर्ट पहनकर आने और नारों वाली टी शर्ट प्रदर्शित करने से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि सदन की मर्यादा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने नियम संख्या 349 का उल्लेख करते हुए कहा कि सदस्यों को सदन के अनुशासन और शालीनता का पालन करना चाहिए। विपक्ष ने स्पीकर की टिप्पणी पर विरोध जताया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन मर्यादा से चलेगा। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्यगण, सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है
नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे, तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हैं टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए या तो बाहर। दमोह राज्य शासन द्वारा अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 11 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना स्नातकोत्तर, पीजी और पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दमोह जिले में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में 27 मार्च से 31 मार्च 2025 तक पुस्तक, स्टेशनरी एवं गणवेश मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की एनसर्ट, एससीईआरटी और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री होगी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों की स्टेशनरी और गणवेश भी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगी। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की एनसर्ट और एससीईआरटी की पुस्तकें, सभी प्रकार की स्टेशनरी और विद्यालयों की गणवेश विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। आयोजन स्थल पर भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। महिला आगंतुकों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी। मेले में अस्थायी चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सीय दल और आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता के लिए एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। आयोजन स्थल पर नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पर्याप्त संख्या में डस्टबिन और कचरा निस्तारण व्यवस्था होगी। आगंतुकों के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहेगी। वाहनों के लिए सुरक्षित पार्किंग क्षेत्र चिन्हित किया जाएगा। प्रमुख स्थानों पर बैनर, पोस्टर और सूचना पट लगाए जाएंगे। विद्यालय परिसर में अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित स्थान चिन्हित किया जाएगा और स्टॉल धारकों को क्रमांक आवंटित किए जाएंगे। मेले में चाय, नाश्ते और भोजन की सशुल्क व्यवस्था होगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्ध, समुचित और व्यवस्थित रूप से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को पुस्तकें, स्टेशनरी और गणवेश एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकें। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।